Welcome you all in EduTreno. I am Pankaj Pathak and today I am going to discuss you the topic about the fundamental unit of life. It's the class 9th topic and class 9th topic is the fundamental unit of life. आज हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो CBSE क्लास 9th का बायो का पहला चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा अपैरेटस होता है जिस अपैरेटस की सहायता से हम उन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं जिनको हम अपने आँखों से सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें एक अपैरेटस की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। आइए अब जानते हैं सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे दिमाग में वो होता है सेल, और सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जीवन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है और इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिकॉज कि ये जो सेल होता है ये सेल के अंदर एक बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी फिजियोलॉजीज पाई जाती हैं वैसे ही फिजियोलॉजीज इस सेल के अंदर भी पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना होता है। इट इज़ नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। आइए अब आगे समझते हैं क्या चीज़ें हैं सेल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टिपिकल सेल का डायग्राम दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। टिपिकल सेल का डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे ओनियन पील में भी आप सेल्स को अच्छी तरीके से नोटिफाई देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ओनियन के पील में ये भी क्या है, एक सेल्स ही हैं, ये सभी एक सेल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्पर्म है, स्पर्म के साथ साथ ओवम को भी आप देख सकते हैं, ये दोनों भी एक सेल्स के प्रारूप हैं। फैट सेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप ब्लड सेल को भी देख सकते हैं। यानी डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और इन्हीं सेल्स के सहायता से ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। स्मूथ मसल सेल आप देख सकते हैं। अब आते हैं बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स, पहला होता है ऑर्गेनिज्म बाय द सेल्स। पहला है हमारा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम है। वहीं अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी संख्या में सेल्स उपलब्ध होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं यहाँ पे, और इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, जिनके एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैट, रैट, यानी डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो या प्लांट्स हैं, इन सबको हम मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में रखते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर दिया है जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और पैरामीशियम को भी आप देख सकते हैं, पैरामीशियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वैसे ही अब आगे पढ़ते हैं। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? तो सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस पहला है, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा लाइजोसोम, पांचवा राइबोसोम, छठा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर से प्लास्टिड्स, सेल वॉल और गोल्गी अपैरेटस। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं सेल ऑर्गेनलीज इनको बोलते हैं, और इन्हीं सेल ऑर्गेनलीज के द्वारा ही एक सेल्स का निर्माण होता है। आइए आगे समझते हैं। अब आते हैं सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो सेल्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है उसमें जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स ये प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं, यानी इनका डेवलपमेंट जो फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इनका डेवलपमेंट भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हाँ, इनके अंदर प्रो तरीके का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
सबसे पहले बात, अब इस प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या हम देखते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसमें इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इसकी साइज बहुत ही कम होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक ही इसकी साइज होती है। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। अब जानते हैं दूसरा कौन सा सेल है उसके बारे में। दूसरा जो सेल होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल, एनकैरियोटिक भी बोल सकते हैं इसको आप, या यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो होगा प्रोकैरियोटिक से कंपेयर किया जाए तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है और इसकी जो साइज की बात करें तो 5 to 100 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेल्स के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो राउंड शेप होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं आपके ओवल शेप पाए जाएंगे, कुछ स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, कुछ स्प्लेंडर शेप के और कुछ ब्रांचेज शेप के पाए जाते हैं। यानी सेल्स का जो शेप है वो फिक्स होता है, कुछ जगहों पे राउंड शेप के सेल पाए जाते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप पाए जाते हैं, कुछ ओवल शेप पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम एक एक सेल ऑर्गेनेलिज की। सेल ऑर्गेनेलिज में सबसे पहला जो होता है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की बात करते हैं ये बहुत ही आवश्यक सेल ऑर्गेनेलिज होता है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो भी सेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम हमारा न्यूक्लियस ही करता है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज में कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद आता है दूसरा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है और इसको राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तीसरा होता है क्रोमोसोम, इसको जीन का व्हीकल के रूप में जानते हैं, यानी ये जीन को ढोने का कार्य करता है। क्रोमोसोम जो होता है वो जीन को अपने ऊपर कैरी करके ढोने का काम करता है और इसका क्या, और जीन जो होते हैं, जीन का कैरेक्टर क्या है, ये एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करते हैं। तो अभी आपने जाना न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियर का हिस्सा है और क्रोमोसोम है ये जीन का व्हीकल होता है जिसपे जीन कैरी करके, क्रोमोसोम जीन को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। आइए अब जानते हैं न्यूक्लियस। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो सेंटर में सेल के पाया जाता है और यहीं से ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज को रेगुलेट करने का कार्य करता है। न्यूक्लियोलस आप देख सकते हैं सेल का है, न्यूक्लियस का ही एक हिस्सा है। ये होता है क्रोमोसोम और यही अपने ऊपर जीन को रखने का कार्य करता है। अब बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट्स लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये भी कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के आसपास ही, सेल के न्यूक्लियस के पास ही ये भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के पास में ही पाया जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी बात करें तो ये ट्यूब से बने होते हैं, राउंड ट्यूब से बने होते हैं जिनको वेसाइकल्स बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसका सरफेस जो होता है रफ हो जाता है और उसका नाम हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो सबसे पहला मेन फंक्शन क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी सेल्स के अंदर अगर कहीं तरह से कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट आ जाता है तो उसको हटाने का काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला काम क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का भी कार्य करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, अब बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हमने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन बिल्डिंग का केंद्र होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
मेनी राइबोसोम्स एंड सो द सरफेस इज रफ एंड दे नाम आफ्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने बताया कि इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्क है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का जो सबसे बाहरी सतह है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम को भी अपने साथ रखता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम सेल है और सेल के न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहरी सतह पे एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी और इसीलिए नर्व सेल में इसको खोजा था, और इसीलिए इनके नाम के कारण ही इसका नाम गोल्गी अपैरेटस रखा गया। गोल्गी अपैरेटस क्या है? देयर आर लोकेटेड इन नर्व सेल एज वेल एज एवरी पार्ट ऑफ द सेल। सेल्स के हर पार्ट में पाया जाने वाला ये एक ऑर्गन है जिसको हम सेल ऑर्गेनलीज है, जिसको गोल्गी अपैरेटस के नाम से जाते हैं, और ये पैरेलल वे में पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अराउंड द अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलली अरेंज होते हैं हमारे गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं द मेन फंक्शन। अब गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल एंड इट्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ स्टोरेज का कार्य करता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर। ये पैरेलली वेसिकल्स के रूप में दिख रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पैरेलली वेसिकल्स के रूप में हमारा दिख रहा है गोल्गी अपैरेटस। लाइसोसोम, इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपने अंदर रखते हैं, और ये सेल्स के अंदर स्वीपर का काम करते हैं। जो भी एलिमेंट्स सेल के अंदर बेकार पड़े होते हैं उनको बाहर की तरफ निकालने का काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। इसको हम सबसे पहले इसको जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए। इसके साथ साथ इसका है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम एक को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और दूसरे को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, छिद्र युक्त होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं वो डीपली फोल्ड होता है, उसमें प्रवर्त बने होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और एटीपी जनरेशन में काम करता है, जिससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और न्यू केमिकल कंपाउंड और फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रवर्त पाए जाएंगे, और आउटर मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सरफेस इसका स्मूथ है, इसमें कोई, लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे प्रवर्त आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन हो सकते हैं। जिस तरह का पिगमेंट इनके अंदर होगा उस तरीके का प्लास्टिड आपको देखने को मिल सकता है। इसका फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज
किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और इसको प्लांट का किचन बोलते हैं। यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। दूसरा है लाइकोप्लास्ट, लैक्टोप्लास्ट। लैक्टोप्लास्ट क्या होता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को अपने पास रिस्टोर करता है। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर को कलर प्रदान करता है जिससे पोलिनेशन में सहायता मिलती है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये प्लास्टिस्ट का स्ट्रक्चर है और स्पेशली ये क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ग्रीन इन कलर है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब आते हैं वैक्यूल्स का। ये स्टोरेज सैक्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करते हैं। न्यूमरस, और देखिए वैक्यूल्स हैं वो बड़े संख्या में और प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में इनकी एब्सेंस होता है। ये एनिमल सेल में बहुत छोटे पाए जाते हैं या एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वैक्यूल का स्ट्रक्चर। लास्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक ठोस कवरिंग होती है। ये फंजाई बैक्टीरिया प्लांट सेल में पाए जाते हैं और जो प्लांट सेल हैं उसमें सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे बाहरी लेयर है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है आप इसको देख सकते हैं, यही सेल वॉल कहा जाता है। मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी सेपरेट करती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी उसमें किसी पदार्थ को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की अनुमति होती है। ये फ्लेक्सिबल होता है और लिक्विड और प्रोटीन से बना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, फ्लेक्सिबल टू हेल्प सेल टू इनगल्फ फूड। ये फूड लेने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है जिससे क्या करता है, सेल हमारा फूड ग्रास्प कर जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ये प्रोसेस एंड्रीटोसिस कहा जाता है, जैसे अमीबा में ऐसी प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, आगे ये आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फास्फोलिपिड की लेयर होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स लेयर होता है, इसमें आप प्रोटीन और लिपिड की लेयर होती है। ठीक, ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ अगर कोई पदार्थ मूव करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये एक प्रक्रिया है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। जब सेल के अंदर की ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करता है तब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन डिफ्यूजन की प्रोसेस से इंटर करता है। ये आप देख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, हमारा डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस सेल में आ रहे हैं